ठीक है, तो हमने 3 शेड्यूल पढ़ने हैं ओवरऑल इसके अंदर। सेक्शन 7 जो हमने ओवरऑल होलसोल में देखा, तो सेक्शन 7 के जितने भी सबसेक्शन है उनमें रेफरेंस है, पहले को छोड़ दो तो बाकी के अंदर क्या है, रेफरेंस है किसी न किसी शेड्यूल का। और उस शेड्यूल्स की शुरुआत में सबसे पहला शेड्यूल कौन सा है हमारा, वो शेड्यूल जिसके अंदर कि वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसके अंदर कंसिडरेशन अगर ना भी हो तो भी वो क्या माना जाता है, सप्लाई। ये क्या बन गया हमारा, एक्सेप्शन इस चीज का, सबसेक्शन 1 का। सबसेक्शन 1 ने क्या कहा था कि कंसिडरेशन होना अनिवार्य है, लेकिन आपको शेड्यूल 1 की बात माननी पड़ेगी जहां पे कुछ बातें लिखी हैं ऐसी। कितनी एक्टिविटीज है इसके अंदर, ऐसी 4 एक्टिविटीज है यहाँ पे, जिन एक्टिविटीज को कहा जा रहा है कि इन 4 एक्टिविटीज के केस में अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो भी हम उसको क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, तो इस शेड्यूल को पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल है, कुछ खास नहीं है। तो देखो इसके अंदर पहला आइटम क्या लिखा हुआ है, 4 बातें मैंने बोली आपको, 4 बातें पढ़ेंगे इसके अंदर और उसकी डिटेल में जाना है। ऐसा नहीं कि 4 बातें ऐसी छोटी छोटी सी 4 बातें हैं, 4 डिफरेंट प्रोविजन है, उसके एग्जांपल्स को समझना है और वो क्या कहना चाह रहा है उसको समझना है, और ये 4 बातें आपको याद भी रखनी है। ठीक, तो पहला देखो इसके अंदर शेड्यूल 1 क्या है, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो इसके अंदर पहली एक्टिविटीज कौन सी आ रही है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से कि एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड ने कोई एक कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, कोई एक कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर जब खरीदा होगा तो इसके ऊपर इसने क्या दिया होगा, जीएसटी पे किया होगा, और उस जीएसटी का इसने क्या लिया होगा, आईटीसी। ये बेसिक हम समझ चुके हैं कि अगर कोई एसेट खरीदते हैं तो उसका आईटीसी हम यूज कर लेते हैं अपने आगे की टैक्स पेमेंट के अंदर, उसको माइनस करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो इसने अगर कंप्यूटर खरीदा तो इसकी इसने आईटीसी ले रखी है। कल को अगर ये कंप्यूटर ऐसा करता है कि अपने किसी इंप्लॉय को दे देता है एज अ गिफ्ट, तो इसने क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया परमानेंटली, अपने किसी बिजनेस एसेट को उसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, कैसे, परमानेंटली और विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसी एक्टिविटी करोगे, आप बोले तो एक्स लिमिटेड, कि आप अपना कोई एक बिजनेस एसेट, जिसका मतलब है कंप्यूटर, आप किसी को क्या कर रहे हो, परमानेंटली ट्रांसफर, और वो वैसा कंप्यूटर है या वैसा बिजनेस एसेट है जिसपे आपने आईटीसी क्या कर रखा है, अवेल कर रखा है, जिस जमाने में खरीदा होगा। लेट्स से इन्होंने ये कंप्यूटर खरीदा था सन 2020 के अंदर और ये एम्प्लॉय को दे रहे हैं लेट्स से सन 2025 के अंदर। ठीक है, तो 2020 में जब इन्होंने इसका क्या ले लिया, आईटीसी ले लिया, और 2025 में जब इसको ट्रांसफर करेंगे और बोलेंगे कि हम तो फ्री में दे रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, तो भी वो आपका विदाउट कंसिडरेशन रहे, स्टिल क्या माना जाएगा, वो सप्लाई। तो इसकी वैल्यू निकाली जाएगी और उसके ऊपर आपका टैक्स भी लगाया जाएगा। क्लियर है। अगर इस कंप्यूटर को जब इन्होंने परचेज किया था तब अगर इन्होंने आईटीसी नहीं लिया होगा और कल को अब ये ऐसे बिजनेस को ट्रांसफर करें तो क्या ये सप्लाई मानी जाएगी, तब नहीं मानी जाएगी। तो सिर्फ एक छोटा सा कंडीशन क्या है कि आईटीसी का आपने जो फायदा है वो किसी जमाने में ले रखा है और आज के डेट पे आप क्या कर रहे हो, इसको परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल कर रहे हो इसका। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल था। इसके साथ साथ ये एक बहुत अच्छी जगह कहां यूज होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो किसका, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का। पता है क्या होता है, आपने अपने अकाउंट्स में समझा होगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक होती है होल्डिंग कंपनी, एक होती है सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग सब्सिडरी का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से एक सब्सिडरी कंपनी है एस लिमिटेड और एक होल्डिंग कंपनी है एच लिमिटेड। तो ये होल्डिंग कंपनी कब बनती है, जब इस सब्सिडरी कंपनी के जो शेयर कैपिटल होते हैं उसके अंदर 50% या उससे ज्यादा शेयर्स किसके पास होते हैं, एच लिमिटेड के पास। तो उसको कहा जाता है कि एच क्या हो गई, होल्डिंग कंपनी, और एस क्या हो गई, एक प्रकार से सब्सिडरी कंपनी। लेट्स से मैं मान लेता हूं कि ये जो एस लिमिटेड है इसके 100% शेयर्स किसके पास है, एच लिमिटेड के पास। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। होली ओन्ड मतलब पूरा का पूरा उन्होंने ओन किया हुआ है, पूरे का पूरा उसके मालिक कौन है, एच लिमिटेड है। तो ऐसी सिचुएशन जब होती थी तो क्या होता था कि एक कंपनी बन गई एच लिमिटेड, एक कंपनी बन गई एस लिमिटेड। अब एच लिमिटेड क्या करती थी कि भैया इनके पास कोई एसेट है, सपोज करो कोई मशीनरी है, इनको लगता था कि इस मशीनरी का यूज अब यहां कम है और यहां ज्यादा है, तो इस मशीनरी को उठा के यहां डाल देते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया अपने एसेट को। और अगर इस मशीन के ऊपर इस एच लिमिटेड ने कभी भी अगर आईटीसी का फायदा उठाया होगा तो उस केस में ऐसी हरकत के ऊपर क्या लग जाएगा, जीएसटी, मतलब ये सप्लाई ट्रीट कर लिया जाएगा। ऑल्दो यहां पे क्या बोलेगा कि मैं तो एच लिमिटेड हूं, मैं एस को दे रहा हूं, मेरी सब्सिडरी है, उससे कंसिडरेशन तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा। डेफिनेशन क्या थी, कंसिडरेशन होना चाहिए जब पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होगा। तो एच लिमिटेड भी एक कंपनी है, ये भी पर्सन है,
एस लिमिटेड भी एक कंपनी है, ये भी पर्सन है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रही है, लेकिन किंतु विदाउट कंसिडरेशन कर रही है, लेकिन स्टिल इसको क्या मानना पड़ेगा हमें? सप्लाई। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 1 का पैरा 1 कह रहा है ऐसा कि भैया इसको क्या मानो आप? सप्लाई। ठीक है। अगर इस एच लिमिटेड ने इस मशीनरी के ऊपर आईटीसी नहीं लिया होगा, जब इसने खरीदा होगा किस जमाने में, उस जमाने में अगर इसने इसका आईटीसी का बेनिफिट नहीं लिया होगा और उस केस में अगर ये ट्रांसफर करता है तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो सिंपल सी बात है, नंबर 1 इज कि परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा हो कि एच लिमिटेड इसको सपोज ये 10 दिनों के लिए यूज करने के लिए दे रहा है और वापस फिर इससे मशीन ले लेगा, तो क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? तब भी नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट ट्रांसफर नहीं है। तो परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि आपने उस एसेट के ऊपर, बिजनेस एसेट के ऊपर आईटीसी अवेल अगर कर रखा है तो वो सप्लाई की टर्म में आ जाएगा, इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। ये पहला पॉइंट था। इसकी गहराई में जाएंगे, पर फिलहाल ओवरव्यू मैंने दे दिया। दूसरा पॉइंट देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस और बिटवीन distinct persons as specified in section number 25 when made in the course or furtherance of business। तो क्या कह रहा है कि सप्लाई हुआ है गुड्स का या सर्विसेज का या दोनों का, किसके बीच में? रिलेटेड पर्सन्स के बीच में, या फिर किसके बीच में? डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। तो उस केस में अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी वो क्या मान लिया जाएगा? आपका सप्लाई मान लिया जाएगा एज पर शेड्यूल 1। अब इसमें दो टर्म आई, रिलेटेड पर्सन आया और दूसरा क्या आया आपका? डिस्टिंक्ट पर्सन। इसको समझेंगे आगे चल के डीप में। फिलहाल एक ओवरव्यू के रूप से सुनो इसको जरा। इसका मतलब क्या है? रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या हुआ? तो हमने देखा था रिलेटिव की डेफिनेशन देखी थी हमने। तो रिलेटेड की डेफिनेशन में जितने लोग आते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पर्सन। ऑल्दो थोड़ा डिटेल में यहां बताया गया है अभी। यार डिटेल का मतलब क्या हुआ कि रिलेटेड पर्सन आप किसको किसको कह सकते हो कि सपोज करो एक कंपनी है किसी के फादर की, कंपनी का नाम क्या है? एफ लिमिटेड, और एक कंपनी है इसी के बेटे की, उसका नाम क्या है? एस लिमिटेड। एक कंपनी है इसी के बेटी की, डॉटर की, और उसका नाम क्या है? डी लिमिटेड। तो अगर ये आपस में कोई एसेट्स वगैरह ट्रांसफर करेंगे या कोई गुड्स वगैरह ट्रांसफर करेंगे या कोई सर्विसेज वगैरह ट्रांसफर करेंगे और बोलेंगे जी हमने तो पैसे लिए नहीं, तो भी किसको क्या मानेंगे? सप्लाई। क्यों? क्योंकि ये लोग आपस में क्या है? रिलेटेड पर्सन है। तो ये कहीं ना कहीं क्या करना चाह रहे हैं? टैक्स की चोरी। कह रहे हैं तुम तो हमारी बेटे को दिक्कत है, हम तुम्हें गुड्स दे देते हैं और हम कंसिडरेशन लेंगे नहीं, टैक्स से बच जाएंगे। रिलेटेड मतलब फैमिली नहीं, और भी चीजें, सिर्फ फैमिली नहीं और भी चीजें बता रहा हूं। ये तो एक हो गया एग्जांपल फैमिली का। ठीक है। अब अगर फैमिली से बाहर चले जाएं तो सपोज करो एक इंसान है जिसका नाम है राजू। ठीक है। ये एक कंपनी का मालिक है जिसका नाम है लेट्स से एच लिमिटेड। मालिक कैसे है कि इस कंपनी के अंदर सपोज इसके 30% के शेयर है, 30% की शेयर होल्डिंग है इसके अंदर, एच लिमिटेड के अंदर। और एक कंपनी है मान लो एस लिमिटेड, और इसके अंदर इसी राजू के कितने शेयर्स हैं? लेट्स से 20%। ठीक है। तो ये दोनों क्या माने जाएंगे? अब अगर एस लिमिटेड एच लिमिटेड को कोई सामान बेचता है सपोज करो 2 लाख रुपए का और कहता है छोड़ो पैसे मत देना, तो क्या माना जाएगा? ये आपस में रिलेटेड पर्सन। क्या माना जाएगा? रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड किससे हो गया? इस एक कड़ी की वजह से रिलेटेड हो गया, क्योंकि भैया इसका भी कहीं ना कहीं जो मालिक है वो इसका ही मालिक है। तो दोनों के दोनों अगर सेम होल्डिंग में आ रही है तो दोनों के दोनों आपस में क्या मानी जाएगी? रिलेटेड। रिलेटेड का जस्ट जनरल मतलब ये है कि कहीं से भी कोई भी लिंक अगर भिड़ रहा है वहां पे, सिंपली कि कोई भी अगर लिंक उसका टकरा रहा है इधर फैमिली के उससे, या कोई भी इन्फ्लुएंस है, कोई भी कंट्रोल है किसी का कि इसके अंदर भी इसका कंट्रोल है, इसके अंदर भी इसका कंट्रोल है, तो मतलब ये दोनों क्या है? मिलीजुली सरकार। एक ही व्यक्ति का कंट्रोल इसमें भी है, एक ही व्यक्ति का कंट्रोल इसमें भी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? रिलेटेड हो गए। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में लिंक में कौन आ रहा है? ये पर्सन। ठीक है। ऐसे ही हो सकता है कि सपोज करो एक कंपनी है एच लिमिटेड, ये है किसी के फादर की। ठीक है। और एक कंपनी है एस लिमिटेड, एक कंपनी है एस लिमिटेड और ये है किसी के सन इन लॉ की। तो ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेड में आ गया। दोनों कंपनी आपस में रिलेटेड हो गई। एक कंपनी की होल्डिंग होगी तो भी रिलेटेड में आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि एक राजू है, ये एक कंपनी का डायरेक्टर है, और एक दूसरी कंपनी है उसके अंदर भी राजू क्या है? डायरेक्टर है, डी लिमिटेड और लेट्स से एस लिमिटेड। और ये जो राजू है इसकी होल्डिंग नहीं है, लेकिन दोनों कंपनी के अंदर क्या है? ये डायरेक्टर है। ये ऐसे कह लो की मैनेजरियल पर्सनल है, मतलब कोई भी एक अच्छी पोस्ट रखता है जिसमें इसकी बात सुनी जाती है, मीटिंग में बैठता है, डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। तो ऐसा भी व्यक्ति अगर बीच में इनके है तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में क्या माने जाएंगे? रिलेटेड पर्सन। उस केस में अगर अभी डी लिमिटेड एस को बोलेगी मैंने तुमको 5 लाख का सामान दिया, तुम पैसे बंद तो चलेगा, तो ये आपका सप्लाई
मान लिया जाएगा एज पर जीएसटी। ये तो होगी डेफिनेशन किसकी, रिलेटेड पर्सन की। मतलब सिंपली समझना है कि कोई भी दो ट्रांजैक्शन हो रही है वो या तो बिल्कुल अपरेंटली रिलेटेड है, अगर रिलेशन हुआ तो क्या दिखाई देगा कि बिल्कुल अपरेंटली वो आपस में क्या है, रिलेटेड है, या फिर क्रॉस करके भी कहीं ना कहीं से कोई लिंक अगर है उनके बीच में तो वो क्या माना जाएगा, रिलेटेड। क्योंकि ऑब्वियस बात है बिना कंसिडरेशन के कोई, बिना जान पहचान, बिना इन्फ्लुएंस के, बिना किसी फायदे के कोई किसी को सामान क्यों देगा या किसी से सर्विसेज किसी को क्यों देगा। ठीक है, चलिए ये दो चीजें कवर होगी। इसमें एक वर्ड और था डिस्टिंक्ट पर्सन। अब डिस्टिंक्ट पर्सन की और ज्यादा गहराई में जाएंगे तो हमें क्या पता लगेगा वहां पे कि डिस्टिंक्ट पर्सन दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्टिंक्ट पर्सन, एक होता है एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। अब ये क्या है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन को सिंपली समझो कि आप वो एक व्यक्ति, लेट्स से आर लिमिट, आप वो एक व्यक्ति जिनका नाम है रवि, ठीक है। अब इसका एक रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का, मतलब ये जो काम करते हैं इनका एक ऑफिस है, उसका रजिस्ट्रेशन इन्होंने ले रखा है कहां पे, दिल्ली में। और इनका ही एक दूसरा ऑफिस है जिनका इन्होंने वहां पे भी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन वहां पे भी ले रखा है। क्योंकि आपको पता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे चाहिए होता है, हमें जिस स्टेट में काम करना है उस स्टेट में अपने को रजिस्टर होना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर मैं हूं, मेरे को अगर सीए की सर्विसेज देनी है तो मेरे को एक रजिस्ट्रेशन कहां लेना पड़ेगा, अगर मेरे को दिल्ली में ऑफिस चलाना है तो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन चाहिए, और लेट्स से अगर मुझे मुंबई में ऑफिस चलाना है तो मुझे मुंबई में भी एक रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है, अब अगर इस ऑफिस से, इस दिल्ली वाले ऑफिस से अगर कोई सर्विस दी जाती है मुंबई वाले ऑफिस को, तो ये आपस में क्या कहलाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन। ये क्या कहलाएगा आपस में, डिस्टिंक्ट पर्सन, क्योंकि इनका ऑनर एक ही है, इनके ब्रांच अलग अलग है, इनके फैक्ट्री अलग अलग है, इनके ऑफिसेज अलग अलग हैं, इस वजह से दो अलग चीजें चल रही हैं। अब इसको आप ऐसे ले सकते हो, ये एक सर्विसेज के मोड में था, सपोज करो यहां पे किसी की फैक्ट्री है दिल्ली के अंदर और यहां पे उसका रिटेल आउटलेट है, यहां पे उसका रिटेल आउटलेट है, फैक्ट्री में माल बनता है दिल्ली के अंदर, उसके बाद चला जाता है रिटेल आउटलेट के बाद। ऑब्वियस बात है कंसिडरेशन तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि है तो एक ही बंदे का, उसने यहां माल बनाया और उसको सप्लाई कर दिया दूसरी जगह पे, कहेगा कि भैया ये तो मैंने ट्रांसफर ही किया है। ठीक, यहां भी रजिस्ट्रेशन है उसका, यहां भी रजिस्ट्रेशन है, तो उस केस में क्या कहलाएगा कि अंडर डिस्टिंक्ट पर्सन इसको क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई। एज पर रूल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन इसको क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई। अब एक प्रोविजन इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि सपोज करो यहां पे मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, यहां मैं बहुत बड़ा कारोबार करता हूं, मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट पार हो जाती है, इस वजह से मैंने यहां रजिस्ट्रेशन ले रखा है, लेकिन मैं इसको सप्लाई करता हूं लेट्स से शिमला में, और यहां मेरा छोटा मोटा काम है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। एज पर रूल, जो रूल है उसके हिसाब से मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, मतलब मैंने यहां पे रजिस्ट्रेशन क्या है, नहीं ले रखा। यहां पे रजिस्ट्रेशन है, यहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, दो लोकेशन है। अब जब यहां से मूवमेंट होगा तो क्या ये सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई ये तब भी माना जाएगा, और तब इसको क्या कहा जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। फर्क समझ में आया दोनों वर्ड का, डिस्टिंक्ट पर्सन ही है। डिस्टिंक्ट पर्सन कब कहलाएगा, जब उसकी दो स्टेट पर काम चल रहे हैं और दोनों के अंदर अगर आपस में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे, अगर दोनों रजिस्टर्ड है तो क्या कहेंगे उसको, डिस्टिंक्ट पर्सन, और दोनों में से अगर एक रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। लेकिन होलसेल उस पर भी क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, मतलब वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। क्लियर है, ऑल्दो ये विदाउट क्या चल रहा होगा, कंसिडरेशन। तो ये दो चीजें अपने को पढ़ने को मिलेंगी। ये दूसरा पॉइंट खत्म हुआ। पहला पॉइंट किसका था, जो हमारा पहला पॉइंट था वो किसका था, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, बिजनेस एसेट्स, और हमने आईटीसी क्या कर रखा है, उसका अवेल कर रखा है। दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट आया वो किसका आया कि आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज किसके बीच में, या तो रिलेटेड पर्सन के बीच में या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, और उसके साथ एक लाइन और भी लिखी है कि यहां पे क्या होना चाहिए, इन द कोर्स या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए। तो जितनी भी हमने एग्जांपल लिया ऑब्वियसली बात है ये बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की ही पार्ट थी, चाहे आप फैक्ट्री से आउटलेट बेच रहे हो या किसी को डाउन बेच रहे हो या कहां बेच रहे हो। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक लिमिट दी गई, क्या, प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन वैल्यू इन फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्या कह रहा है कि भैया अगर एम्प्लॉयर जो है वो गिफ्ट देता है, एम्प्लॉयर जो है वो गिफ्ट देता है किसको, एम्प्लॉय को, एक साल के अंदर कितने तक, अप टू 50,000, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम क्या नहीं मानेंगे, सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा का एम्प्लॉयर गिफ्ट दे रहा है अपने एम्प्लॉय को तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई। अगर 50,000 से ज्यादा एक साल में अगर एम्प्लॉय किसी एक एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है उससे ज्यादा का, तो उसको भी क्या मान लेंगे हम, सप्लाई। क्योंकि ये भी एक जनरल सी चीज होगी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देगा, समझ सकता है, पर उसकी जनरली अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 50,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, उससे ज्यादा दे रहा था कोई ना कोई झोल है, कोई ना कोई यहाँ पे पंगा होगा, अदरवाइज कोई इतना बड़ा गिफ्ट नहीं देगा। और अगर आप दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको सप्लाई मान लो, जीएसटी भी दे दो। जब आप इतने गिफ्ट दे सकते हो तो आपको
जीएसटी भी देने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया, इसी का प्रोवाइडर था। सेकंड, नाउ थर्ड पॉइंट क्या आता है? सप्लाई ऑफ गुड्स किससे? बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, और by an agent to his principal where the agent undertakes to receive the goods on behalf of the principal। ये क्या हुआ? आपने सुना है एक एजेंसी का रिलेशनशिप, उसमें आपने देखा है कि भैया प्रिंसिपल एक होता है, एजेंट एक होता है। एजेंट क्या करता है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। काम करने में वो दो काम कर सकता है, या तो उसके बिहाफ पे सप्लाई करेगा या तो उसके बिहाफ पे गुड्स रिसीव करेगा। तो अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो भी वो क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा, मतलब बेच रहे हो। और अगर गुड्स किसी से रिसीव करके अपने प्रिंसिपल को लौटा रहे हो, तो भी क्या माना जाएगा? सप्लाई। मतलब क्या हुआ इसका कि मानो ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, प्रिंसिपल ने एजेंट को सामान दिया और कहा कि भैया तुम इसको आगे बेचो, तो आगे बेचेगा, वो तो सप्लाई है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जब प्रिंसिपल ने इस एजेंट को सामान दिया, इस वाली ट्रांजैक्शन को भी क्या मानी जाएगी? इस वाली ट्रांजैक्शन को भी क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। वही चीज कह रहा है कि अगर एजेंट ने कहीं से सामान लिया हुआ है, तो जब एजेंट ने लिया होगा तो सप्लाई ट्रीट हुई होगी। कल को एजेंट वापस कर रहा है वो सामान किसको? प्रिंसिपल को, तो ये वाली चीज भी क्या मानी जाएगी? आपकी सप्लाई। मतलब ये वाली ट्रांजैक्शन भी क्या मानी जाएगी? आपकी सप्लाई। तो प्रिंसिपल एजेंट को दे, चाहे एजेंट प्रिंसिपल को दे, वो आपका सप्लाई माना जाएगा। और बस यहां पे शर्त यही है, जब हम इसको डीप में पढ़ेंगे, कि इनके बीच में एजेंट मतलब एजेंसी वाली जो रूल होती है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। एजेंसी का रूल क्या होता है? ठीक है, मतलब एजेंट का रिलेशनशिप जो है वहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए। बाकी हम देखेंगे इसमें डीप में क्या। अब यहाँ पे 3 बातें बताएगी, एक बात नहीं बताएगी, और इसके अंदर 4 बातें हैं, हम डीप में देखेंगे। बट यहाँ पे भी 3 चीज आपको समझा दी गई। पहला कौन सा था? परमानेंट ट्रांसफर वाला बिजनेस एसेट, दूसरा कौन सा था? रिलेटेड या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन वाला, और तीसरा कौन सा था आपका? प्रिंसिपल वाला, प्रिंसिपल एजेंट वाला। जनरली याद रखने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि 3 ये वाले पॉइंट थे आपके। ठीक है सर, आओ जी अब इसकी गहराई में जाए। ये तो शेड्यूल की लैंग्वेज लिखी हुई थी, अब एनालिसिस में देखेंगे कई सारी चीजें रिपीट भी होगी। एग्जांपल में थोड़े थोड़े दे दिए हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा जो और आएगा वो साथ में पता लगता रहेगा। देखो क्या कह रहा है? देयर आर इंस्टेंसेस वेयर एन एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज सप्लाई even if the same is made without consideration. These are specifically mentioned in Schedule 1 appended to the CGST Act. The same has been discussed in the subsequent paras. Clear है? कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन भी होती है जिसके अंदर कंसिडरेशन ना भी हो तब भी उसको सप्लाई माना जाता है, जो कि हमारे सीजीएसटी एक्ट के साथ जुड़ा हुआ शेड्यूल 1 के अंदर लिखी हुई है ऐसी बातें। इन दी पास्ट रिजाइन इन एवरी टैक्स स्टैट्यूट कंसिडरेशन प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अब ये पुरानी कुछ बातें कर रहा है, मैंने आपको पहले कहा पुराने से हमेशा कंपेयर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम बहुत आगे आ चुके हैं, 2021 में हैं, तो पुरानी कंपैरिजन बहुत ज्यादा रेलेवेंट अब नहीं है, बट कोई नहीं। इन दी पास्ट रिजाइन कह रहा है कि भैया कंसिडरेशन जो था बहुत इंपॉर्टेंट थी। टैक्स लगाने के लिए कंसिडरेशन को हमें देखना ही पड़ता था कि कंसिडरेशन आया तो टैक्स लगेगा, नहीं आया तो टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है सर। फॉर इंस्टेंस इफ एनी सर्विसेज वाज प्रोवाइडेड फॉर अ फ्री टू अ पर्सन, सच सर्विसेज वाज नॉट सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स। अगर कोई सर्विस किसी के द्वारा फ्री में दी जा रही है तो कहा जाता था कि उस पर कंसिडरेशन आया नहीं तो सर्विस टैक्स लगेगा नहीं। हाउएवर अंडर जीएसटी द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरेशन हैज बीन डाइल्यूटेड इन सर्टेन केसेस। डाइल्यूटेड का मतलब कि कहीं ना कहीं कंसिडरेशन की इंपॉर्टेंस को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। ठीक है भैया, कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन उन्होंने ले लिया, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन भी बना दिए। डेफिनेशन उन्होंने कहा कंसिडरेशन होना चाहिए, बिल्कुल मस्ट है, उसका एसेंशियल है, लेकिन अगर ना भी हो तो भी कुछ केसेस में आपको बिना उसके भी उसको टैक्सेबल करना पड़ेगा, मतलब सप्लाई मान के चलना पड़ेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइन, मतलब ये चेंजेस है, कोई दिक्कत नहीं। एज पर शेड्यूल 1 इन द फॉलोइंग 4 केसेस, 3 ऊपर हमने पढ़ लिए, एक और आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, छोटा सा पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, पर टोटल 4 बातें हैं शेड्यूल 1 के अंदर। कितनी बातें हैं? 4। मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। पहला कौन सा था हमारा? परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस, पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1। ये पैरा 1 है। हमने क्या देखा इसके अंदर? क्या चीज होनी चाहिए कि ट्रांसफर जो होगा वो कैसा होना चाहिए? परमानेंट नेचर का, और दूसरा कि भैया आपने आईटीसी का जो बेनिफिट है वो अवेल कर रखा है, तो उस केस में, और इन दोनों में से अगर कोई एक भी चीज नहीं होगी तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। एक भी चीज नहीं होगी तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। एनी काइंड ऑफ disposal or transfer of business assets made by an entity on permanent basis even though without consideration qualifies as supply. However, it is important to note that the provision would apply only if input tax credit has been availed on such assets. कह रहा है प्रोविजन कब अप्लाई होगा? तभी होगा जब आईटीसी अवेल उसने कर रखा होगा, आईटीसी नहीं ले रखा तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। Therefore, in order to qualify the supply under this para, following consideration need to be satisfied. कौन कौन सी? पहला कि भैया मस्ट बी अ डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट।
दूसरा कि भैया जो ट्रांसफर या फिर आपने डिस्पोजल किया ये किस नेचर का होना चाहिए, परमानेंट नेचर का होना चाहिए। और तीसरा एसेंशियल क्या आता है आपका कि भैया आपने आईटीसी अवेल की हो, जब आपने इसको खरीदा हो तब इसके आईटीसी के बेनिफिट आपने ले रखे होंगे, तभी होगा। इन व्यू ऑफ द लास्ट कंडीशन स्टिपुलेटेड अबव, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडरेशन विल नॉट बी कवर्ड विद इन दिस पैरा एंड दस विल नॉट बी डीम्ड एज सप्लाई। कह रहा है ये जो कुछ बातें होंगी इस केस में आपको इसको सप्लाई नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इस केस में आपने आईटीसी अवेल नहीं की हुई। कौन कौन से केस में? नंबर 1, बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी इज ब्लॉक्ड या फिर नॉट अवेलेबल अंडर जीएसटी। हम देखेंगे कि आईटीसी वाले चैप्टर के अंदर कि कई सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जिसपे आईटीसी आपको नहीं मिलता। जब आईटीसी पे मिलता ही नहीं है तो पता है कि आपने आईटीसी लिया ही नहीं होगा, और जब लिया ही नहीं है तो उस केस में अगर आप आज ट्रांसफर कर रहे हो बिना कंसिडरेशन के भी, तो भी ये क्या नहीं माना जाएगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगला, बिजनेस एसेट्स दो एलिजिबल फॉर आईटीसी, आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब कि बिजनेस एसेट है, आईटीसी था भी, लेकिन जो आप रजिस्टर्ड पर्सन हो जिसने जब वो एसेट को खरीदा था तब उस आईटीसी का बेनिफिट उसने नहीं लिया था, जानबूझ के नहीं लिया था, जैसे भी नहीं लिया था उसने नहीं लिया था, ले सकता था लेकिन उसने नहीं लिया था, तो उस केस में भी आप उसको सप्लाई नहीं मान पाओगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टर्म बिजनेस एसेट हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द जीएसटी लॉ। अब ये एक अलग है, या कॉमन सेंस में आप समझ लेते हो कि बिजनेस एसेट क्या होता है, वो सारे एसेट जो कि आपके बिजनेस में यूज होते हैं। इन जनरल कहा जा रहा है कि जीएसटी लॉ के अंदर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है, बट इन जनरल आप क्या सोचते हो कि बिजनेस एसेट का मतलब क्या है, कि अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो और उसमें जो जो एसेट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, बिजनेस एसेट्स। एग्जांपल देखो, ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप बीइंग यूज्ड इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट। कह रहा है पुराना लैपटॉप था, उसके बिजनेस में यूज होता था, उसने अपने दोस्त को दे दिया मुफ्त में। दिस विल क्वालिफाई एज सप्लाई प्रोवाइडेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय ध्रुव ऑन सच लैपटॉप। कह रहा है कि इसको सप्लाई मान लेंगे अगर उस ध्रुव ने जब उस लैपटॉप को खरीदा था उसके ऊपर उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रखा था, तो ठीक है सर। दूसरा, अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर्स परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कह रहा है कि एक डीलर है एयर कंडीशनर का, उसने अपने मोटर व्हीकल को क्या कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर दिया परमानेंटली। आईटीसी ऑन सेड मोटर व्हीकल इज ब्लॉक्ड। उस मोटर व्हीकल के ऊपर आईटीसी क्या हो रखा है, ब्लॉक हो रखा है, मतलब वो उसको नहीं ले सकता, तो उसने नहीं लिया होगा। आगे, द ट्रांजैक्शन विल नॉट कंस्टिट्यूट अ सप्लाई एज द कंडीशन ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द बिजनेस एसेट ट्रांसफर्ड इज नॉट फुलफिल्ड। ये जो कंडीशन है हमारी फुलफिल नहीं हो रही, तो इस केस में इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई आप नहीं मानेंगे। क्लियर है? बेसिक सी बातें, कुछ खास नहीं। दिस क्लॉज इज वाइड इनफ। अब ध्यान देना, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दिस क्लॉज इज वाइड इनफ टू कवर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स फ्रॉम होल्डिंग टू सब्सिडियरी कंपनी फॉर नील कंसिडरेशन। मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि भैया जनरली एक जो हरकत होती है, देखो फ्री में कोई किसी को नहीं देगा। आपका दोस्त होगा, उसको फ्री में लैपटॉप दे दोगे, बहुत रेयर है ऐसा कि कोई करेगा, ठीक है। आपकी कोई गाड़ी थी, आपके बिजनेस में यूज हो रही थी, आप उसको फ्री में किसी को ट्रांसफर कर दोगे? प्रैक्टिकली नहीं है आज की दुनिया में, आज के कलयुग में ऐसा कि ऐसा कोई करे। आपका कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, आप उसको मुफ्त में नहीं दोगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज कहां हो सकती है, होल्डिंग सब्सिडियरी में। होल्डिंग सब्सिडियरी में क्यों? क्योंकि भैया मालिक तो एक ही है, एक कंपनी बना दी उसने होल्डिंग के नाम पे, एक कंपनी बना दी उसने सब्सिडियरी के नाम पे। तो सब्सिडियरी में अगर कोई जरूरत पड़ती है कभी बार मशीनरी की या किसी बिजनेस एसेट की, तो हो सकता है कि वो होल्डिंग से ट्रांसफर कर ले कि लो भैया होल्डिंग में काम नहीं आ रहा है इस एसेट का, इसको ट्रांसफर कर देते हैं सब्सिडियरी के अंदर, वहां काम आ जाएगा। तो ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, और उस केस में कंसिडरेशन ना हो ये भी मुमकिन है। तो वैसी वाली ट्रांजैक्शन को ये वाला पॉइंट हमारा अच्छे से कवर कर लेता है। अदरवाइज इन जनरल फ्री में कभी भी कोई बिजनेस एसेट किसी को ट्रांसफर नहीं करता, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। क्लियर है? इसलिए कहा जा रहा है कि ये इस वाले ट्रांजैक्शन को अच्छे से कवर करता है, जो कि होल्डिंग और सब्सिडियरी के बीच में होती है फॉर नील कंसिडरेशन। हाँ, दिस क्लॉज इज वाइड इनफ टू कवर। ये जो क्लॉज हमने पढ़ा ये अपने आप में काफी है, क्या है के लिए, कवर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट फ्रॉम होल्डिंग टू सब्सिडियरी फॉर नील कंसिडरेशन। मतलब कि जब भी होल्डिंग सब्सिडियरी को ट्रांसफर करेगी एसेट्स को बिना कंसिडरेशन के, तो उसको कवर कर लिया जाएगा एज पर दिस क्लॉज। हाँ जी, उसको सप्लाई माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये है मेन इसका, ऑल्दो इन्होंने इसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया, बल्कि इनको इसके ऊपर इलेबोरेट करके एग्जांपल देना चाहिए था मॉड्यूल के अंदर, बट मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल मैंने इसका पहले इसलिए दे दिया था स्टार्टिंग। क्लियर है? पहला पैरा खत्म, सिंपल था। दूसरा देखो, ये थोड़ा सा लेंथी भी चलेगा। देखो जरा क्या कह रहे हैं, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1। अब यही चीज है कि इसको मैंने आपको समझाया, आपको इसमें दो चीजें समझनी है, रिलेटेड पर्सन क्या होता है और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। साथ ही में ये भी समझना पड़ेगा जब आप समझे जाओगे डिस्टिंक्ट पर्सन को, कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा होता है।
ऑल्दो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है तो आपको बेसिक मतलब इसके बारे में जो डूब के जानकारी मिलेगी वो कहां मिलेगी, रजिस्ट्रेशन का अलग से चैप्टर आएगा वहां पे। बट फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कौन कौन कितना कितना कैसे कैसे ले सकता है। तो अगर आप दिल्ली में ऑपरेट करते हो, तो आपको दिल्ली में क्या चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आप मुंबई में ऑपरेट करते हो तो आपको मुंबई में भी क्या चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। चेन्नई में करते हो तो चेन्नई में भी क्या चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो दिल्ली के अंदर क्या 2 रजिस्ट्रेशन ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे दिल्ली के अंदर मेरा एक ऑफिस है, सपोज करो साकेत में, दूसरा ऑफिस है मेरा द्वारका में, और मैं चाहता हूं कि दोनों जगह मेरे ऑफिस पे दोनों जीएसटी नंबर मेरे अलग अलग हो, तो क्या वो ले सकता है, क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है? तो हाँ ले सकता है। मतलब एक स्टेट में मैंडेटरी नहीं है, वो चाहे तो एक से काम चला सकता है, लेकिन अगर वो चाहता है कि मेरे को 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, तो वो ले सकता है। ठीक है, ऑल्दो वो एक से भी काम चला सकता है। जब एक से काम चलाएगा तो कैसे काम चलाएगा, ऑफिस तो 2 जगह है, तो एक को वो बनाएगा क्या, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और दूसरे को क्या बनाएगा, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये डीप में पढ़ेंगे हम इसको, बट इन जनरल समझो कि अगर सपोज एक ही दिल्ली के अंदर उसके 4 ऑफिस हैं, तो 4 ऑफिस को कैसे कैसे करेगा, उसको रजिस्टर तो चारों को करने पड़ेंगे, तो किसी एक को बनाएगा क्या, वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और बाकी सारे क्या बन जाएंगे उसके एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस। तो अब जब ये आपस में काम करेगा, तो क्या डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा। समझ रहे हो मेरा एग्जांपल? मैंने क्या कहा कि एक पर्सन है जिसका नाम है आर, इसका 4 ऑफिस है एक ही स्टेट में, इसके 4 ऑफिसेज हैं एक ही स्टेट में, लेट्स से दिल्ली के अंदर। अब इन चारों ऑफिस के अंदर वो क्या कर रहा है, एक रजिस्ट्रेशन यूज कर रहा है। ऐसा नहीं किया उसने कि चारों को अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसने चारों पे एक ही रजिस्ट्रेशन ले रखा है, क्योंकि एक ही स्टेट में था। किस स्टेट में था, दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में 4 अलग अलग ऑफिस थे, उसने सबका मिला के एक ही रजिस्ट्रेशन ले रखा है। एक को बनाया उसने प्रिंसिपल प्लेस, बाकी सबको बनाया क्या, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो उस केस में जब ये अगर 1 से कोई गुड्स ट्रांसफर करेगा 2 में, तो क्या वो सप्लाई माना जाएगा, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन? क्या सप्लाई माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। सप्लाई कब माना जाएगा, जब 2 सेपरेट रजिस्ट्रेशन। सप्लाई कब माना जाएगा, जब 2 सेपरेट। डिस्टिंक्ट पर्सन ही कब माना जाता है, जब 2 सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो। मतलब क्या हुआ कि भैया अगर इसने इसका रजिस्ट्रेशन अलग लिया होता, इसका अलग लिया होता, तब अगर ये इसको ट्रांसफर करेगा तो क्या माना जाएगा, ये बीच में डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, ऐसा ये एग्जांपल कब फिट होगा, एक ही स्टेट के अंदर। सपोज करो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दिल्ली में कोई हो, मुंबई में कोई हो, और दोनों का रजिस्ट्रेशन एक ही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा मुंबई के रजिस्ट्रेशन नंबर से क्या होगा, डिफरेंट होगा, 2 अलग स्टेट हो गई। तो यहां पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है कि कोई दिल्ली में ही हो और उसके 4 ऑफिस है और वो एक ही रजिस्ट्रेशन काम चला रहा हो, ऐसा पॉसिबल है। 2 स्टेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 2 स्टेट में जब सवाल जाएगा तो ऐसा एग्जांपल बनेगा ही नहीं। जब 2 स्टेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो क्या मानी जाएगी, डिस्टिंक्ट पर्सन की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। लेकिन एक स्टेट में 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक कि भैया सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, और एक कि सबका एक ही रजिस्ट्रेशन है। अगर सबका एक ही रजिस्ट्रेशन है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माना जाएगा, उसके बीच में ट्रांसफर होगा तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर सबके अलग अलग रजिस्ट्रेशन है और तब आपस में सप्लाई करेंगे तो क्या माना जाएगा, वो आपका डिस्टिंक्ट पर्सन, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या माना जाएगा, सप्लाई। समझ में आ गई बात? ये अपने को पढ़नी है इसको। नहीं, अगर वो 2 टाइप के बिजनेस कर रहा है तो वो एक रजिस्ट्रेशन काम चला सकता है। यहां पे स्टेट देखा जाता है, सीधा सीधा काम आप उसके अंदर 5 कर लो, 10 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टेट बेस्ड होता है आपका, स्टेट मैंडेटरी है। और बाकी आप चाहते हो मुझसे कि मैं अलग काम कर रहा हूं तो मैं अलग करूं, अलग हिसाब किताब होगा, मेरे को आपस में मिक्स नहीं करना, तो आप ले लो अलग से, कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉट मैंडेटरी। क्लियर? चलिए जी समझते हैं इसको। एग्जाम्पल ऑल्दो मैंने एडवांस में दे दिया आपको लगभग सारे। सप्लाई ऑफ गुड्स, फटाफट रीड मारेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन आर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। ये याद रखोगे तो अच्छी बात है। सेक्शन 25 विल क्वालिफाई एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, इन दी इट इज मेड इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है तो obvious सी बात है वो बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। पर इन जनरल जितने भी हमारे एग्जांपल इस तरीके से बैठेंगे वो सारे बिजनेस पर्पस के ही होंगे, अदरवाइज होगा ही नहीं। लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन क्या होता है सर? अ पर्सन हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर पर्सन इज कॉल्ड अ रिलेटेड पर्सन। ध्यान दो, यहां पे ये बात की गई कि रिलेटिव होना चाहिए, ऐसी वर्डिंग नहीं है, क्योंकि मैंने भी एग्जांपल जब दिया था तो मैंने रिलेटिव पे जोर नहीं मारा था। रिलेटिव एक प्रकार का एग्जांपल है, लेकिन उसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं। मुद्दा क्या देखना है कि उनके बीच में क्या होना चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग पावर, आपस में वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक दूसरे को, तो वो क्या माना जाएगा, रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। एग्जांपल इसके बतेरे हो सकते हैं, कहीं से भी उनका कनेक्शन होना चाहिए और उस पर एक शक पैदा हो सकता है कि भैया नहीं, ये तो उसकी बात सुन के काम कर रहा है,
ठीक है ना, इन्फ्लुएंसिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर इन्फ्लुएंसिंग है तो क्या माना जाएगा, रिलेटेड पर्सन लाइक मेंबर्स ऑफ दी सेम फैमिली। अगर एक फैमिली है उसके मेंबर्स है तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लुएंस के अंदर होंगे ही होंगे। फैमिली की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ ली थी ना। चलो, और सब्सिडरीज ऑफ अ ग्रुप कंपनी, एक कंपनी उसकी 4 सब्सिडरी है तो 4 सब्सिडरी आपस में क्या मानी जाएगी, मतलब एक एच लिमिटेड है और इसके अंदर 4 सब्सिडरी है, एक ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है, ये भी इसी की सब्सिडरी है, एक सी लिमिटेड है, ये भी इसी की सब्सिडरी है। तो अब अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को सामान बेचेगी तो क्या माना जाएगा ये कि ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है, रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है। तो अगर बिना कंसिडरेशन के भी होगा तो भी क्या मानोगे आप इसको, सप्लाई। क्लियर है। आगे, under GST law various categories of related person have been specified. The term related person has been defined in explanation to the section 15. The same definition has been depicted by way of the diagram as follows. आओ जी देखिए जरा, मतलब बधेरी चीजें हो सकती है। देखो मैंने आपको एक क्रक्स बता दिया है कि आपस में क्या होना चाहिए, उनका लिंक क्रिएट होना चाहिए, इन्फ्लुएंस क्रिएट होना चाहिए। अगर वो पाया जाएगा तो वो रिलेटेड पर्सन है। एग्जांपल की लिमिट नहीं है, कुछ एक एग्जांपल आपको यहां पे दिए गए। ठीक, क्या क्या है देखो, पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन आर डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन इफ, इनको रिलेटेड मान लिया जाएगा अगर सच पर्सन आर ऑफिसर्स डायरेक्टर्स ऑफ वन एंड अनदर बिजनेस। मतलब एक बंदा इसका भी ऑफिसर है, उसका भी ऑफिसर है, उसके बिजनेस का भी डायरेक्टर, इसके बिजनेस का भी डायरेक्टर है, तो कहीं ना कहीं उसमें लिंक क्रिएट हो रहा है, तो क्या माना जाएगा, वो रिलेटेड पर्सन। सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर। अब तो बात ही खत्म हो गई। अगर दो फर्म आपस में पार्टनर है, लीगली पार्टनर है, एग्रीमेंट पे वो पार्टनर है, तो ऑब्वियस बात है वो क्या है, रिलेटेड पर्सन। सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मतलब एक कंपनी किसी के एम्प्लॉयर की, एक कंपनी किसी के एम्प्लॉय की है और आपस में वो काम कर रहे हैं वो पर्सन, तो वो भी क्या माना जाएगा आपका, रिलेटेड पर्सन। या फिर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि गिफ्ट के नाम पे कितनी छूट दी गई है, सिर्फ 50,000। अब एम्प्लॉयर कह रहा है कि जी मैं सर्विस ले जा रहा हूं, पैसे देता ही, या एम्प्लॉय सर्विस दी जा रहा है, कह रहा है जी पैसे लेते ही नहीं हम, तो उस केस में भी क्या होगा, वो सप्लाई मान लिया जाएगा एक लिमिट के बाद। A third person controls on hold directly indirectly more than or equal to 25% of voting stock shares of both of them. जो मैंने एग्जांपल लिया था कि एक पर्सन ऐसा है जिसके पास एक की होल्डिंग है, मतलब एक पर्सन है ए जिसके पास एच लिमिटेड के अंदर शेयर्स हैं कितने, 30% के, और लेट्स से एक एस लिमिटेड है जिसके अंदर इसकी होल्डिंग कितनी है, मान लो 25% की। तो ये दोनों आपस में क्या मानी जाएंगी, रिलेटेड पर्सन। इसमें एक परसेंटेज यूज किया गया है कि कितना होना चाहिए, 25 या फिर उससे ज्यादा। मैंने बोल दो पीछे 20 लिख दिया था, वो सिर्फ एग्जांपल के लिए था, पर आपको ध्यान रखना है 25। अभी 25 का रोल ना आप और भी समझोगे जब आप अपने अकाउंट्स में डूबोगे, तो आपको समझ में क्या आएगा कि अगर हमें इन्फ्लुएंस देखना होता है किसी का, तो उस केस में 25% एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर आपको सब्सिडरी वाला रिलेशन क्रिएट करना होता है तो उस केस में 50% एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहां पे हमें इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है, तो इसलिए 25% को एक थ्रेशोल्ड रखा गया है कि 25% है उससे ज्यादा की अगर वोटिंग राइट हो, होल्डिंग हो, शेयर होल्डिंग हो, शेयर स्टेज रखे, ऐसा भी कोई भी चीज होगी, लेकिन 25% या उससे ज्यादा, तो उस केस में ही इन्फ्लुएंस माना जाएगा, क्रिएट हो रहा है। किसी का 5% है तो क्या इन्फ्लुएंस होगा, तो उसको हमें यहां पे लेके नहीं चलना। चलिए, वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू अदर, मतलब कि जो मेन है उसने किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है, मतलब क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। कैसे हो सकता है, होल्डिंग सब्सिडी के बीच में हो सकता है कंट्रोल, या फिर होल्डिंग का एक डायरेक्टर है, वही सब्सिडी का भी डायरेक्टर है, तो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। या कोई रिलेटिव है, होल्डिंग में एक डायरेक्टर बैठा है, वो पिताजी है, सब्सिडी में कोई डायरेक्टर बैठा है, या फिर किसी और कंपनी में, किसी थर्ड कंपनी में कोई डायरेक्टर बैठा है, वो उसकी बहू है, दामाद है, कोई भी है, इस तरीके से। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल, मतलब कहीं ना कहीं क्या क्रिएट कर रहे हैं हम, लिंक। कोई भी लिंक अगर पाया जाएगा तो रिलेटेड मान लिया जाएगा। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। Such persons together control directly and indirectly to a third person, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी तीसरे व्यक्ति को दो, अभी क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है सी, ये ए को भी कंट्रोल कर रहा है और ये बी को भी कंट्रोल कर रहा है, तो माना जाएगा कि ए और बी क्या है आपस में, रिलेटेड। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी जो है वो आपस में किसको, ए किसको कंट्रोल कर रहा है, सी को, और सी बी भी किसको कंट्रोल कर रहा है, सी को, तो भी ए और बी क्या माने जाएंगे, रिलेटेड। समझ रहे हो, थर्ड पर्सन ने इन दोनों को कंट्रोल किया तो भी रिलेटेड है, और इन दोनों ने मिलकर इस थर्ड पर्सन को कंट्रोल किया तो भी ये दोनों क्या माने जाएंगे आपस में, रिलेटेड। तो ये कैसा भी ट्रायंगल, मतलब कैसा भी कॉन्सेप्ट बता दो, मतलब लिंक ढूंढने से हो रहा है और कुछ नहीं। आगे, सच पर्सन आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, ये तो बिल्कुल अपरेंट हो गया। और वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर ऑफ द अदर। तो किसी का एजेंट है तो ऑब्वियस बात है वो क्या हो गया, रिलेटेड पर्सन हो गया। सोल एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो भी आपका क्या माना जाएगा, रिलेटेड पर्सन। तो ये कुछ इलस्ट्रेटिव थे, ये एग्जैक्ट डिफाइंड नहीं है, इलस्ट्रेशन दिए गए आपको।
ठीक है ना। बाकी आपको मोटा मोटा समझना है कि इन्फ्लुएंस अगर एस्टेब्लिश हो रहा है तो वो रिलेटेड पर्सन होगा। ठीक, एग्जांपल देखो, मिस प्रिया होल्ड्स 30% शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड और 35% शेयर्स ऑफ एक्सवाईजी लिमिटेड। तो उस केस में एबीसी और एक्सवाईजी क्या हो गए, रिलेटेड हो गए। अगला, क्यू लिमिटेड हैज अ डिसाइडिंग रोल इन कॉर्पोरेट पॉलिसी ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आर लिमिटेड। क्या कह रहा है कि क्यू लिमिटेड जो है उसके पास क्या है, डिसाइडिंग रोल है। पॉलिसी कैसे बनेगी, ऑपरेशंस कैसे होगा, मैनेजमेंट वगैरह, इन सब के ऊपर क्या है उसके पास डिसाइडिंग रोल है। किसका, आर लिमिटेड के अंदर। तो इट कैन बी सेड दैट क्यू लिमिटेड कंट्रोल्स आर लिमिटेड। ऐसा कहा जा सकता है कि क्यू लिमिटेड कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है आर लिमिटेड को। और इस सिचुएशन में दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, रिलेटेड। तो रिलेटेड की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, आप सीधा रिलेटिव से रिलेटेड नहीं समझ सकते। रिलेटेड में आपको क्या देखना है, इन्फ्लुएंस देखना है कि अगर वो एस्टेब्लिश हो रहा है किसी भी तरीके से तो वो क्या माना जाएगा, रिलेटेड। ना अगला टर्म क्या आता है, डिस्टिंक्ट पर्सन। ये भी मैंने आपको समझाया वैसे स्टार्टिंग में काफी हद तक, बाकी समझते हैं इसमें वर्डिंग्स क्या है। स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 25। बिफोर वी गो थ्रू द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, ये क्या कह रहा है भाई साहब, पहले क्या समझो, रजिस्ट्रेशन। क्या कह रहा है कि भैया डिस्टिंक्ट पर्सन को समझने से पहले आपको थोड़ा बेसिक किसका चाहिए, रजिस्ट्रेशन का, जो मैंने आपको कुछ बताया था कि स्टेट बेस्ड किस तरीके से होता है, एक स्टेट में कई सारे हो सकते हैं। वो कह रहा है पहले इस चीज को समझ लो, फिर समझेंगे डिस्टिंक्ट कैसे होता है। तो अंडर जीएसटी लॉ अ सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। जीएसटी लॉ के अंदर अगर सप्लायर को चाहिए रजिस्ट्रेशन तो कैसे लेगा, वो स्टेट वाइज, एक स्टेट के अंदर एक रजिस्ट्रेशन ले, वो सफिशिएंट है। He has to obtain registration in every state UT from where he makes a taxable supply provided his aggregate turnover exceeds a specified threshold limit। पता आपको चीज, भैया जहां से वो सप्लाई कर रहा है अगर उस स्टेट के अंदर वो थ्रेशोल्ड जो वहां की होगी, चाहे 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 40 लाख हो, अगर वो क्रॉस कर चुका है तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन वहां पे लेना पड़ेगा। ठीक है सर। Thus, he is not required to obtain registration from a state UT where makes a non-taxable supply। अगर कहीं पे वो non-taxable सप्लाई कर रहा है, जैसे कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, non-taxable सप्लाई है, मैं कितने भी करोड़ों का सप्लाई करूं, क्या जीएसटी लेने की जरूरत है रजिस्ट्रेशन? नहीं, क्योंकि जीएसटी सप्लाई है ही नहीं, क्या है, non-taxable सप्लाई। ठीक है। आगे अगर एग्जांपल एक मैं यहां पे दे दूं, वैसे जैसे मैंने आपको क्या समझाया था कि भैया अगर मुंबई के अंदर आप टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हो और चेन्नई के अंदर आप अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हो, तो उस केस में ये दोनों क्या कहलाएंगे। चेन्नई के अंदर आप एक व्यक्ति हो और इनका एक जो फर्म है, एक जो इनकी एस्टेब्लिशमेंट है, वो कहां है, मुंबई में, जहां पे आप क्या देते हो, टैक्सेबल सप्लाई। लेट से आपका रेस्टोरेंट है और आप यहां पे क्या देते हो, टैक्सेबल सप्लाई। और चेन्नई के अंदर आपका जो बिजनेस है वो किसका है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब इस केस में अगर ये लिकर आप इस रेस्टोरेंट में मंगाओगे तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। अगर लिकर आप चेन्नई से मुंबई मंगाओगे तो क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, हो गया। तो ये जो आपस में इनका कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, ये क्या कहलाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन, या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएगा, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा। बताओ जी, समझ में आ रहा है केस क्या है कि भैया एक जगह पे आपका है टैक्सेबल सप्लाई, तो आपने रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली करा रखा है यहां पे। इसका मतलब यही ना, टैक्सेबल सप्लाई को मत समझो, समझो क्या कि टैक्सेबल सप्लाई है मतलब क्या है, यहां पे रजिस्ट्रेशन है। और यहां पे नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इसका मतलब क्या है, यहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब उस केस में अगर यहां से कोई सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है इस प्लेस से इस प्लेस, या फिर यहां से यहां हो रहा है, एज द केस में भी कुछ भी हो आपस में, तो ये क्या डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा, पहला सवाल। और अगर आएगा तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं कि इनको अभी क्या माना जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन की बात कर रहा हूं मैं, ये समझना चाह रहा हूं कि डिस्टिंक्ट पर्सन है कि नहीं है। सप्लाई माना जाएगा नहीं माना जाएगा उसका अगला लेवल आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। डिस्टिंक्ट पर्सन है तो क्या डिस्टिंक्ट पर्सन है या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ये समझाया था मैंने कि भैया अगर दो रजिस्टर्ड के बीच में अगर ट्रांजेक्शन होगी तो वो क्या कहलाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन। और दो में से अगर एक रजिस्टर्ड है और एक रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी रीजन से, एक रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी रीजन से, रीजन क्या क्या हो सकते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं थी इसलिए नहीं कराया, या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई था इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो किसी भी रीजन से अगर एक रजिस्टर्ड नहीं और एक रजिस्टर्ड है, इनके बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। रजिस्टर्ड होंगे, अगर दोनों ही रजिस्टर्ड होंगे तो उस केस में क्या कहलाएगा, वो डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, फिर आइटम को देखा जाएगा, वो बात की बात है। क्लियर, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सिंस रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी इज पेन बेस्ड,
जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? पेन बेस्ड, मतलब कि आप अगर जीएसटी नंबर देखोगे तो उसके अंदर आपके 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। कितने डिजिट का? 15 का, जिसके अंदर 2 पहले होगा स्टेट कोड, उसके बाद आपका क्या आता है? 10 डिजिट का पेन, 10 डिजिट का पेन, और फिर लास्ट में 3 कोड और होते हैं। कुल मिला के 15 हो गए, ठीक है। तो कुल 15 कोड होंगे। 15 के अंदर जो बीच में 10 डिजिट होगा ये किसका होगा? आपका पेन नंबर। अब अगर आप दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन लोगे तो उसके अंदर भी बीच के 10 डिजिट सेम रहेंगे, क्योंकि इंसान का पेन तो एक ही होता है। जीएसटी अलग अलग हो सकता है लेकिन पेन तो क्या होगा? एक ही होगा। तो अगर आपने दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसके अंदर भी 10 डिजिट का जो पेन होगा वो आपका सेम रहेगा। मुंबई के अंदर भी होगा वो भी क्या रहेगा? सेम। चेन्नई के अंदर भी क्या रहेगा? सेम। बस ये फर्स्ट के 2 और लास्ट के 3 जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी इज पेन बेस्ड। वंस अ सप्लायर इज लायबल टू रजिस्टर ही हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन ईच ऑफ द स्टेट्स यूटी इन विच ही ऑपरेट्स। जहां जहां वो काम कर रहा है वहां वहां उसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है। एंड मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई, एंड मेक्स अ टैक्सेबल। अगर टैक्सेबल सप्लाई नहीं है तो उस केस में उसकी आवश्यकता नहीं है। अंडर दी सेम पेन, ऐसा नहीं कि हर स्टेट में उसका पेन बदल जाएगा, पेन तो उसका सेम ही रहेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन बदलता रहेगा, उसके हिसाब से जीएसटी नंबर बदलता रहेगा। और नंबर मैंने बताया क्या बदलेगा? बीच के 10 सेम रहेंगे, शुरू का 2 और अंत का 3 जो होगा वो बदलेगा। बाकी सारा क्लियर। आगे फर्दर ही इज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन इन स्टेट यूटी, मतलब एक स्टेट या एक यूटी के अंदर उसको कितना रजिस्ट्रेशन चाहिए? 1। पर अगर वो चाहे तो जितनी मर्जी ले सकता है। However, where he has multiple place of business in a state or UT, अगर एक ही स्टेट के अंदर उसके बहुत सारे प्लेस ऑफ बिजनेस है, अलग अलग जगह पे काम करता है, he has the option either to get a single registration for the said UT या state or to get separate registration for each place of business in such state या UT। मतलब ये क्या है इसके लिए? इसके पास ऑप्शन है कि भैया एक रजिस्ट्रेशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहते हो हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना तो ले सकते हो, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपकी इच्छा पे निर्भर है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन इन अ सिंपल टर्म्स। अब अभी तक आपको क्या बताया? रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन चलता है। ऑल्दो इसके बारे में डिटेल में कहां पढ़ोगे आप? जब आप पढ़ोगे रजिस्ट्रेशन का चैप्टर। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन विद सेपरेट रजिस्ट्रेशंस whether within the same state UT or in the different state UT। ध्यान दो, शब्द पे ध्यान दो। कह रहा है एस्टैब्लिशमेंट है किसी पर्सन का विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन, मतलब कि हर एक एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन जो है वो अलग अलग है। रजिस्ट्रेशन मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वो क्या है? अलग अलग है। वेदर विद इन दी सेम स्टेट, चाहे एक ही स्टेट के अंदर अलग अलग हो, चाहे एक दूसरे स्टेट के अंदर अलग अलग हो, और इन डिफरेंट स्टेट यूटीज आर कंसीडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। इसको क्या कहेंगे हम? डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब एक ही स्टेट के अंदर अगर आपके 4 रजिस्ट्रेशन है तो वो चारों क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट। और अगर 2 स्टेट की बात करें तो वहां तो अलग होगा ही होगा, और वो भी क्या कहलाएगा? आपका डिस्टिंक्ट पर्सन। फिर आगे, वेयर अ पर्सन हैविंग वन रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट इन अ स्टेट यूटी हैज अनदर एस्टेब्लिशमेंट इन डिफरेंट स्टेट यूटी नॉट नेसेसरली रजिस्टर्ड, मतलब एक स्टेट या यूटी के अंदर तो रजिस्टर्ड है, दूसरे के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। दीज एस्टेब्लिशमेंट्स आर कंसीडर्ड एज एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पर्सन। ये दोनों टर्म का बस डिफरेंस है और कुछ खास नहीं, प्रोविजन सेम ही है, बट समझने के लिए आपको टर्म्स पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और कौन सा उसी के अंदर की बात है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पर्सन। आगे, स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्टिंक्ट पर्संस आर कंटेन्ड इन सबसेक्शन 4 and 5 of section 25. They have been discussed as follows। अब इसी को थोड़ा सा रिपीट किया जाएगा दोबारा से, पर कोई दिक्कत नहीं। डिस्ट्रिक्ट पर्सन की डेफिनेशन है, दोबारा से रिपीट की गई सेम टू सेम। क्या कह रहा है? अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड या फिर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट यूटी और मोर देन वन स्टेट यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच रजिस्ट्रेशन बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। इसको क्या कहा गया? डिस्टिंक्ट। कौन सा सेक्शन है ये? 25 का सबसेक्शन कौन सा? 4। 2 सबसेक्शन बताया गया था ना, एक 4 और एक 5। 4 में किसके बारे में बात की गई है? डिस्ट्रिक्ट पर्सन के बारे में, और सबसेक्शन 5 में किसकी बात की गई है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पर्सन के बारे में। क्लियर है? तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे एग्जांपल देख लो। मोहन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज अ रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन दिल्ली। ही हैज आल्सो ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज न्यूली ओपन्ड ब्रांच ऑफिस। मोहन शैल बी ट्रीटेड एज distinct persons in respect of registration in West Bengal and Delhi।
इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहन जो होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन देखो क्यों स्टैब्लिश किया जा रहा है, क्योंकि भैया एक ही इंसान है, उसके दो रजिस्ट्रेशन। अब अगर वो आपस में गुड्स सप्लाई करेगा या सर्विसेज सप्लाई करेगा, ऑब्वियस बात है पैसे तो नहीं लेगा ना, कंसिडरेशन तो वहां होगा नहीं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं भैया, एक जीएसटी एक इंसान, एक जीएसटी का मतलब एक इंसान, एक रजिस्ट्रेशन का मतलब एक व्यक्ति, एक रजिस्ट्रेशन का मतलब एक व्यक्ति। अब एक व्यक्ति दूसरे को दे रहा है, और अगर ये रिश्तेदार है या ये खुद है जिसके दो एस्टैब्लिशमेंट चल रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है वहां कंसिडरेशन तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हम सप्लाई नहीं मानेंगे, हम उसको सप्लाई मानेंगे एज पर शेड्यूल 1 पैरा 2 सेकंड चल रहा है ना, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन वाला पैरा। आगे तो इसको पिक्चराइज कर दिया गया बहुत अच्छे तरीके से, समझ में आ रहा होगा क्या है पिक्चर। रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है कहां, दिल्ली में, और रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस कहां है, वेस्ट बंगाल। अब देखो इसके अंदर एक वर्ड लिखा, क्या वर्ड लिखा, रजिस्टर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर ये वर्ड रजिस्टर्ड नहीं होगा, मतलब एक होगा रजिस्टर्ड हेड ऑफिस कहां पे, दिल्ली में, और दूसरा होगा अनरजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस इन वेस्ट बंगाल, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, सबसेक्शन नंबर 5, 4 में डिस्टिंक्ट, 5 में establishment of district. Now, further, where a person who has obtained or is required to obtain registration in a state or UT in respect of an establishment has an establishment in another state or UT, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person, subsection number 5 of the GST Act. सेक्शन 25 का सबसेक्शन नंबर 5 ऑफ दी CGST एक्ट। एग्जांपल देख लो इसका, बहुत प्यारा सा है, कह रहा है ऋषभ इंटरप्राइज एक रजिस्टर्ड सप्लायर है ऑन एन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट इन विरार महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इनका क्या है, एक रेस्टोरेंट, ठीक है सर। इट हैज ओपन अ लिकर शॉप इन रायपुर उत्तराखंड फॉर ट्रेडिंग ऑफ एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इन्होंने एक क्या किया है, शॉप खोली है रायपुर में, कहां पे, उत्तराखंड के अंदर, जिसके अंदर क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का। सिंस सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन उत्तराखंड इज अ non-taxable supply, Rishabh Enterprise is not required to obtain a registration with respect to the same in Uttarakhand. इन्होंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन उसका नहीं ले रखा, not required, ठीक है सर। In this case, air conditioner restaurant in Maharashtra and liquor shop, though unregistered in Uttarakhand, shall be treated as what? Establishments of डिस्टिंक्ट पर्सन। वो रजिस्टर्ड है, स्टेट का माना जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट माना जाएगा डिस्टिंक्ट पर्सन का। सप्लाई बाय महाराष्ट्र रेस्टोरेंट टू उत्तराखंड शॉप इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इवन विदाउट कंसिडरेशन विल क्वालिफाई एज सप्लाई। क्लियर, ये तब भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। इसी को पिक्चराइज किया गया, ध्यान दो वर्डिंग का खेल है। रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट है महाराष्ट्र में और अनरजिस्टर्ड लिकर शॉप है कहां पे, उत्तराखंड में, बट इसको क्या कहेंगे हम, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। क्लियर। अब इसी के साथ अब ये दो चीजें हो गई, एक इसके अंदर एडिशनल पॉइंट और आता है आपका, स्टॉक ट्रांसफर्स और ब्रांच ट्रांसफर क्वालिफाई एज सप्लाई। मतलब कि भैया अगर आप स्टॉक ट्रांसफर करते हो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, और अगर उनका रजिस्ट्रेशन है, अगर उनका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, तो उस केस में वो क्या माना जाएगा, आपका सप्लाई में काउंट करेगा। ऑल्दो आप कहोगे कि मैंने तो स्टॉक ट्रांसफर किया जी, मैंने बेचा थोड़ा है, लेकिन तब भी हम क्या मानेंगे उसको, सप्लाई। ठीक, तो इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन बिजनेस दैट वन ब्रांच सप्लाइज सर्विसेज टू अनदर ब्रांच ऑफ द सेम एंटिटी विदाउट कंसिडरेशन। ये बिल्कुल कॉमन सी बात है कि एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को सर्विसेज देता रहता है, गुड्स भी देता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली गुड्स आर ट्रांसफर्ड अमंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द सेम एंटिटी फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर इंस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री टू डिफरेंट ब्रांच और ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू डिपो शोरूम फॉर सेल देयर फ्रॉम वन वेयरहाउस टू अनदर वेयरहाउस, फ्रॉम वन ब्रांच टू another branch where the demand of the goods is higher। मतलब जहां पे लग रहा है कि गुड्स बिक रहे हैं, यहां नहीं बिक रहे, आप पड़े हुए अच्छे, तुम यहां से यहां भेज दो, इस टाइप की एक्टिविटी होती रहती है। हर बार हेड ऑफिस से सामान नहीं आता। आपने ब्रांच का चैप्टर पढ़ा है अपने अकाउंट्स में, बताओ, ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ी है? थोड़ा सा आपको वहां से रिलेट करके बताओ, पढ़ी है? क्या पढ़ा उसके अंदर कि एक होता है आपका एचओ, हेड ऑफिस, इसके अंदर होते हैं कई सारे ब्रांच, B1 B2, ठीक है, लेट्स से एक और B3। अब इसमें जनरली क्या होता है कि ये हेड ऑफिस जो होता है वो इस ब्रांच को भी सामान बेचता है, बोलता है बेचो, इसको भी बेचता है, बोलता है सेल करो, इसको भी बेचता है, बोलता है सेल करो। बट अगर इसको सपोज सामान की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो जनरल प्रोसीजर क्या है कि वो हेड ऑफिस से मांगेगा, ठीक है। लेकिन सपोज करो जो ब्रांच है ये दिल्ली के अंदर है, ठीक है, और ये जो ब्रांच है ये कहां पर है,
ये लेट से गुड़गांव में है, जो कि आपका किसका पार्ट हो गया, हरियाणा का। हेड ऑफिस कहां है, मुंबई में। हेड ऑफिस कहां है, मुंबई में। अब जनरली मुंबई से सामान दिल्ली आता है, मुंबई से हरियाणा जाता है, लेकिन अगर इन केस इस दिल्ली वाले ब्रांच को जरूरत पड़ती है किसी सामान की, क्यों, क्योंकि वहां डिमांड बढ़ रही है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो मुंबई से आने का हमेशा इंतजार नहीं करता, वो कहता भैया तू ब्रांच वाले मुझे ट्रांसफर कर दे। इसकी एक प्रॉपर आपकी अकाउंटिंग होती है, अगर आपने पढ़ा हो डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, इस टाइप से इसके अंदर कॉन्सेप्ट है कि भैया इसकी एंट्रीज वगैरह हमें करनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी ब्रांच अकाउंटिंग का, अकाउंट्स के अंदर। तो उसमें जनरली क्या होता है कि ये इंस्ट्रक्शन देता है हेड ऑफिस इस ब्रांच को कि भैया सप्लाई कर दो इतना गुड्स टू दिस ब्रांच, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट आई है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग खेली जाती है, वो अलग चीज है। हम जीएसटी का समझ रहे हैं कि ऐसा होता है कई बार कि हेड ऑफिस टू ब्रांच तो आता ही आता है, लेकिन कई बार ब्रांच टू ब्रांच भी मूवमेंट होती रहती है, डिपो टू डिपो होती रहती है, वेयर हाउस टू वेयर हाउस होती रहती है। ये एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, आपने अकाउंट्स में देखी है, जीएसटी में भी उसी का जिक्र हो रहा है। ठीक है सर। These transactions are termed as self supplies। ये कीवर्ड है, आपको अपने जहन में उतारना है कि ऐसी ट्रांजैक्शंस को क्या कहते हैं हम, सेल्फ सप्लाईज। ये जीएसटी का टर्म है, डिफरेंट है थोड़ा सा, तो आपको पता होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा। अदरवाइज आप अपने आंसर में इस वर्ड को लिखोगे तो वो आपकी क्या करेगा, आंसर की शान बढ़ाएगा। सेल्फ सप्लाई इज अ गुड वर्ड। नाउ अंडर जीएसटी these transactions undertaken without consideration will also qualify as supply provided the transfer of goods or services is between। क्या कह रहा है कि भैया इस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे, बशर्ते ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या कंडीशन, कि सप्लाई जो हो रहा है वो या तो डिस्टिंक्ट पर्सन के एक से दूसरी जगह पे हो रहा है, मतलब कि एक डिस्टिंक्ट पर्सन का डिपो था, एक डिस्टिंक्ट पर्सन का क्या था, वेयर हाउस या रिटेल आउटलेट या फैक्ट्री, उसके बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो क्या माना जाएगा, सप्लाई। लेकिन अगर वो डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन में भी नहीं आ रहा, वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन में भी नहीं आ रहा, तो उस केस में अगर कोई ट्रांसफर होगा तो क्या वो सप्लाई माना जाएगा, नहीं। ठीक है, मतलब कि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो गया। अगर दोनों ही अनरजिस्टर्ड, हम क्या कह रहे हैं कि या तो दोनों रजिस्टर्ड हो तो क्या हो गया, डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर दोनों रजिस्टर्ड है क्या हो गया, डिस्टिंक्ट पर्सन। और उस केस में अगर यहां से यहां ट्रांसफर, यहां से यहां ट्रांसफर होगा तो क्या माना जाएगा, वो सप्लाई। एक रजिस्टर्ड है, एक अनरजिस्टर्ड है, अभी भी क्या है, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पर्सन। इस केस में अगर ट्रांसफर करते हैं आपस में तो क्या माना जाएगा, सप्लाई। दोनों ही अनरजिस्टर्ड है तो बच्चे खेलने में छोटा मोटा काम होगा ना इनका, ये लिमिट में नहीं आ रहे होंगे तभी तो रजिस्टर्ड ही कराया, ये थ्रेशोल्ड में नहीं आ रहे होंगे, या फिर ये वैसा काम कर रहे होंगे जिसपे जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो उस केस में वो जीएसटी से आपके मुक्त हो गए। उसके बाद वो ट्रांसफर जहां मर्जी करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो या तो दोनों रजिस्टर्ड या फिर एक रजिस्टर्ड, या तो डिस्टिंक्ट या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि प्रोवाइडेड द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज बिटवीन क्या, डिफरेंट लोकेशंस विद सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ सेम लीगल एंटिटी एज दीज आर ट्रांजैक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में ट्रांजैक्शन होना चाहिए, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो इन्हीं के बीच के ट्रांजैक्शंस को आप क्या मानोगे, सप्लाई, अदरवाइज आप उसको सप्लाई नहीं मानोगे। क्लियर है, ऑल इज वेल। एग्जांपल देखो, रघुवीर फैब्रिक्स ट्रांसफर करते हैं 1000 शर्ट्स फ्रॉम हिज फैक्ट्री लोकेटेड इन लखनऊ टू हिज रिटेल शोरूम इन दिल्ली सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम देयर। ठीक है जी, इन्होंने लखनऊ से कहां भेजा, दिल्ली में, काहे के लिए, बेचने के लिए। द फैक्ट्री एंड रिटेल शोरूम ऑफ रघुवीर फैब्रिक आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट्स वेयर दे आर लोकेटेड। कह रहा अपने स्टेट में ये लोग क्या है, रजिस्टर्ड है। एक लखनऊ मतलब यूपी में रजिस्टर्ड होगा, और एक दिल्ली मतलब दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड होगा। Although no consideration is charged, तो सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू रिटेल शोरूम कॉन्स्टिट्यूट्स सप्लाई। तो इसको हम सप्लाई मानेंगे क्योंकि ये किस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन। ये डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर आपका कवर हो जाएगा और ये सप्लाई माना जाएगा। आगे बढ़ो। However, अरे क्या चाहता है भाई, कहां जा रहा है। However, ट्रांसफर बिटवीन 2 यूनिट्स ऑफ लीगल एंटिटी अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन। क्या बात बताई थी मैंने कि भैया 2 यूनिट तो है लेकिन रजिस्ट्रेशन क्या है, एक। ये कब पॉसिबल होगा, जब स्टेट भी क्या होगा, एक। स्टेट भी क्या होगा, सेम होगा, या यूटी भी क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो उस सिचुएशन में क्या आप सप्लाई मान लोगे, नहीं। उस सिचुएशन, अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन में काम करते हैं तो हमने क्या कहा था कि सिंगल रजिस्ट्रेशन है और 4 प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो वो आपस में बेचते रहे, कोई दिक्कत नहीं, सप्लाई नहीं मानेंगे। रजिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए, हमने स्टार्टिंग में क्लियर किया था। तो however, transfer between 2 units of a legal entity under single registration apparently within the same state, ये कब पॉसिबल होगा, सेम स्टेट में ही पॉसिबल होगा, will not be considered as supply. This can be understood with the help of the following example। समझो जी, क्या कह रहा है,
रघुवीर फैब्रिक्स ट्रांसफर करते हैं अब 1000 शर्ट्स फ्रॉम हिज फैक्ट्री लोकेटेड इन लखनऊ। कहां पे? अपने रिटेल शोरूम में, जो कि कहां पर है? कानपुर। लखनऊ भी कहां का पार्ट? उत्तर प्रदेश। और कानपुर भी कहां का पार्ट? उत्तर प्रदेश। अच्छा जी, अभी भी खत्म नहीं हुआ। हो सकता है लखनऊ का रजिस्ट्रेशन अलग हो और हो सकता है कानपुर का रजिस्ट्रेशन अलग हो। अगर दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग होगा तो क्या माना जाएगा? ये सप्लाई माना जाएगा एज पर डिस्टिंक्ट पर्संस। ठीक है सर। So that the same can be sold from there. बहुत अच्छी बात है। It has been taken one registration in the state of Uttar Pradesh declaring Lucknow factory as its principal place of business and कानपुर को क्या बनाया इन्होंने? Additional place of business। मतलब इन्होंने एक ही रजिस्ट्रेशन लिया, एक को बनाया प्रिंसिपल, एक को बनाया additional place of business। बहुत बढ़िया। Since no consideration is charged, supply of goods from factory to retail showroom in same state under single registration does not constitute clear example। ये हमने समझ लिया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अब अगर कहें कि अगर इसी के अंदर उनके दोनों के अलग अलग होते तो क्या होता? लखनऊ और कानपुर दोनों का अपना अपना रजिस्ट्रेशन होता तो क्या मान लेते? फिर उसको सप्लाई मान लेते। हाउएवर इन द अबव एग्जांपल इफ रघुवीर फैब्रिक्स ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर लखनऊ फैक्ट्री एंड कानपुर शोरूम, तो स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन लखनऊ फैक्ट्री टू कानपुर शोरूम विल कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई। तो बताओ, क्या भी कोई ऐसा करना चाहेगा? एक स्टेट में दो रजिस्ट्रेशन लेना चाहेगा? क्यों पचड़े में पड़ेगा कि भैया एक तो पहले दो लो, वो अलग मेहनत, दोनों के रिटर्न फाइलिंग सब सारा प्रोसेस अलग अलग करो, प्लस जब सामान इधर से उधर भेजना पड़ेगा तो बार बार सप्लाई बन जाएगा, फिर टैक्स भी पे करो। तो कोई क्यों चाहेगा? चाहेगा कि एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन ले, चाहे उसके कितने भी ऑफिसेज हो, कितने भी लोकेशन में वो ऑपरेट कर रहा हो। क्लियर है? चलो, तो ये था हमारा सेकेंड वाला पॉइंट। इसके अंदर एक प्रोविजो आया था, इसके अंदर आपका एक प्रोविजो आया था जिसके अंदर हमने बात किसकी की थी? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात की थी। याद आ रहा है? जब हमने इसको पढ़ा था तो इसका एक प्रोविजो आया था, प्रोवाइडेड कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें 50,000 तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर गिफ्ट की बात करें तो। ठीक है, इस प्रोविजो को क्लियर करेंगे और थोड़ी बहुत बातें और आएंगी, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद इसको आगे लेके चलेंगे। फिलहाल इतनी चीजें एक बार रिमाइंड करो दोबारा से और फिर उसको आगे लेके चलेंगे।